Good morning, students. I am Dr. S.K. Sinha, Head of Department of Geology, Kolhan University, and also former Head Department of Geology, Vinoba Bhave University. So, today we will discuss crystallography, different aspects of crystallography. What is crystallography? What we study in crystallography, what is crystals, and related to crystallography, certain fundamentals we will discuss. So, first of all, what is crystallography? So, crystallography is a branch of mineralogy which deals with natural crystals. तो मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स की स्टडी दैट इज मिनरोलॉजी, और उसका और थोड़ा स्पेशलाइज्ड स्टडी दैट इज क्रिस्टलोग्राफी, बिकॉज मिनरल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल और इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो. So crystallography in general, it is the description, it is the study of natural crystals. Okay. Now the study is a very vast. So it may include the external shape also. I have a certain model, crystal model. तो ये जैसे है, इसी तरह के क्रिस्टल्स मॉडल में मिल सकते हैं. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लाइक दैट. तो मिनरल्स इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, दूसरे फॉर्म में मिल सकते हैं. तो हम लोग जो है क्रिस्टलोग्राफी में वी कैन स्टडी द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रिस्टल्स. दूसरा हम लोग कर सकते हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसकी स्टडी कर सकते हैं. उनका जो लेंथ रिलेशनशिप है, उसका जो एंगुलर रिलेशनशिप है, उसको स्टडी कर सकते हैं. वी कैन स्टडी द सिमेट्री एलिमेंट्स. What is symmetry element? We will discuss later on, but we can discuss symmetry elements. We can even study the internal atomic structure or molecular structure. So, this crystal, any natural crystal of any mineral, it is nothing but the reflection or manifestation of the इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जो भी क्रिस्टल, किसी भी मिनरल का क्रिस्टल जो है, ये क्या है, वो इसके जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हैं डेफिनिट, उसका ये रिफ्लेक्शन है. फॉलो. सो क्रिस्टलोग्राफी में हम उसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम लोग उसके पॉइंट स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइटिस. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन क्रिस्टलोग्राफी. सो सिंस टुडे इज अ फंडामेंटल लेक्चर, सो वी विल डिस्कस ओनली फंडामेंटल थिंग्स. सो नाउ व्हाट इज क्रिस्टल? तो क्रिस्टल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टल्स आर सॉलिड हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप and they are assumed to be certain minerals or compound, you can say. But in geology or in mineralogy, we deals with the natural things only, natural objects. So we cannot call this model as a crystal. This is a model of crystal. Okay. तो क्रिस्टल में, क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ कि ये मिनरल हुआ या कोई ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड हुआ जो कि नेचुरली अकरिंग है एंड दे अकर इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ज्योमेट्री. तो उसको हम क्रिस्टल कहेंगे एंड डेफिनेटली दे आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सर्टेन कंडीशन ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन. ओके. नाउ जब हम क्रिस्टल कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री है, एक्सटर्नल फॉर्म है, इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप दिखेगा. लेकिन देयर आर मिनरल्स ऑल्सो विच डू नॉट हैव रेगुलर एक्सटर्नल फॉर्म. उस तरह के मिनरल्स का मतलब ये हुआ कि आइदर रिफ्लेक्शन इज नॉट वेरी ऑब्वियस. जो हमने बताया कि जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर द रिफ्लेक्शंस, दे आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डेफिनिट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्शन, आइदर जो रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है एक्सटर्नल फॉर्म का,
वो बहुत बेटर डिपिक्ट नहीं हुआ है, ऑल्दो इट मे हैव डेफिनिट ज्योमेट्रिकल डेफिनिट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो वैसे मिनरल्स को या वैसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं मैसिव, मैसिव। दूसरा एक टर्म हो सकता है दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। तो कोई भी मिनरल एमॉर्फस हो सकता है, जैसे मेरे पास ये एक है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंस। एमॉर्फस का मतलब कि इसका कोई एक्सटर्नल ज्योमेट्री नहीं है, इरेगुलर टाइप का है। दूसरी तरफ इसमें जो डेफिनिट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वांटिंग, नहीं है उसमें। तो जो डेफिनिट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम बहुत बढ़िया से कंपेयर कर सकते हैं विथ अ डिसिप्लिन बटालियन। डिसिप्लिन बटालियन इफ दे आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन रो फॉर परेड, तो इसको हम मान सकते हो कि दिस इज डेफिनिट ज्योमेट्रिक, डेफिनिट एटॉमिक अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। और दूसरी तरफ एक स्कैटर्ड क्राउड, तो उसमें कहीं भी लोग हैं जहां तहां छितराए हुए हैं लोग, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी मिनरल के अंदर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कोई डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, हैफाजार्ड है, और डेफिनेटली उसका कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज एमॉर्फस सब्सटेंस। और उसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक ओपल है, ओपल। ओपल इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ सिलिका। क्वार्ट्ज आपने सुना है, तो क्वार्ट्ज का ही एक वेराइटी है, बट इट इज हाइड्रस सिलिका, हाइड्रस सिलिका। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ओपल। हमने क्या बोला? एमॉर्फस सब्सटेंस, एमॉर्फस। तो एमॉर्फस में मैंने आपको बताया कि इसके जो है इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट ये लैक करता है, डेफिनिट नहीं है ना, हैफाजार्ड है, और इसमें एक्सटर्नल कोई ज्योमेट्री भी नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल हमने एमॉर्फस का मैंने बताया ओपल, ओपल। दूसरा मैंने बताया क्राइसोकोला, क्राइसोकोला। सो दीज आर एग्जांपल्स। ग्लास, जो आप आर्टिफिशियल ग्लास देखते हैं या समटाइम्स नेचुरल ग्लास भी फॉर्म करते हैं, तो ग्लासेज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लास। दिस इज ऑल्सो सिलिका SiO2। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंस। कुछ मिनरल्स जो हैं बहुत बढ़िया क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं गार्नेट, उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिरकॉन, उसके एग्जाम्पल हो सकता है स्पाइनल। So these are the minerals which generally occur in the as a very good crystal, very beautiful crystal. So this is crystal, crystalline, massive and amorphous substance. तो अब आ जाए हम लोग कि जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, तो क्रिस्टल में दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग्स। जैसे ये क्रिस्टल है या ये क्रिस्टल है हमारे पास, या ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में तीन चीजें होंगी। फर्स्ट इज फेसेस, सेकंड इज एजेस एंड थर्ड वन इज सॉलिड एंगल। तो एनी क्रिस्टल मस्ट पोजेस सर्टेन फेसेस, सर्टेन एजेस एंड सर्टेन सॉलिड एंगल। तो व्हाट इज दैट? तो फेसेस क्या हुआ? कुछ रेगुलर स्मूथ सरफेसेस। जैसे ये अगर एक मॉडल को हम लोग ले लें, बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म में कोई मिनरल हमारा मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्मूथ सरफेस है, नंबर कुछ भी हो, नंबर भी वैरी कर सकता है, इट वैरीज फ्रॉम क्रिस्टल टू क्रिस्टल। तो ये जो फेसेस हैं, ये जो स्मूथ सरफेसेस हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल फेसेस। नाउ व्हाट इज एज? जैसे कोई भी दो फेस अगर आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दे फॉर्म एजेस। जैसे इसमें देखिए, एक एज ये है, दूसरा एज ये है, तीसरा एज ये है, इधर से इधर, तो ऑल दीज आर इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस, तो उसको हम कहते हैं एजेस। तो कोई क्रिस्टल होगा तो एजेस भी होनी ही है उसमें।
और तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है सॉलिड एंगल। तो आप देखो यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या है, पॉइंट वेयर मोर देन टू एजेस मीट। अब जैसे ये सामने का ये जो पॉइंट है, इसमें ये और ये आकर के मिल रहा है, तो दिस इज वन सॉलिड एंगल। तो क्रिस्टल होगा तो तीन चीजें होंगी, फेसेस, एजेस एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो ये तीन चीजें होंगी। अब जो कोई भी दो फेस, इसके बीच का जो एंगल होता है ना, दो फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल। सो दिस इज वन प्लेन एंगल बिटवीन दीज टू फेसेस। दूसरा टर्म है दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। एक टर्म है प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज इंटरफेशियल एंगल। So there is a difference between plane angle and interfacial angle. For example, these two faces, the angle between these two faces will be called plane angle. कोई भी दो फेस के बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे प्लेन एंगल। लेकिन इस पर एक हम नॉर्मल ले लें लाइक दिस, और फिर इस पर एक नॉर्मल ले लें, तो नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, एंगल सब्टेंडेड बिटवीन द टू नॉर्मल्स ड्रॉन ऑन टू क्रिस्टलोग्राफिक फेसेस, दे आर नोन एज इंटरफेशियल एंगल। सो इंटरफेशियल एंगल, say for example, this is one face AB, this is another face BC. So this angle is plane angle. इसको सपोज हम इसको थीटा कहें, थीटा, तो थीटा is the plane angle in this case. But if I draw a perpendicular like this is a perpendicular on this face, AB face, और इधर से ये हम perpendicular ले लिए हैं। So this angle is known as interfacial angle. So theta is the plane angle and theta dash is the interfacial angle, and it can be measured with the help of this simple instrument, simple device, इसको कहते हैं हम लोग contact goniometer. So with the help of this contact goniometer we can measure the interfacial angle. So interfacial angle is more important in crystallography than plane angle. However, we can determine, अगर कोई भी एक चीज मालूम है तो दूसरा मिल सकता है, because the angle, these two angles, the total or the sum of these two angles are always 180 degrees. तो अगर हमको ये एंगल पता है तो we can determine this angle. So interfacial angle and plane angle can be determined with the help of this device. This is known as contact goniometer. Okay. Now now we can divide the different crystals into different systems as well as into different classes. So systems are classified into divided into different classes. So the basis for division of different systems and different classes, so these are crystallographic axis. So based upon the crystallographic axis as well as symmetry element, तो इन दोनों के आधार पर 6 crystal systems may be there. One is called isometric system, second one tetragonal system, third one orthorhombic system, fourth one is hexagonal system, next one is monoclinic system, and finally sixth one is triclinic system. So there are
6 crystal systems. So let us discuss one by one. So in isometric system, what happens? There are 3 axes, which is known as crystallographic axis. So crystallographic axis are nothing but the imaginary axis. So these are imaginary axis which is chosen to define the position of different crystallographic faces. तो ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो 3 भी हो सकता है, समटाइम्स 4 भी हो सकता है, और इनका जो रिलेशन है, लेंथ का जो रेशियो है, एज वेल एज जो एंगल है बिटवीन डिफरेंट एक्सिस, दे डिफर. तो इन आइसोमेट्रिक सिस्टम देयर आर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, A1, A2 एंड A3. तो अगर तीनों ही बराबर है तो एक ही तरह के लेटर को हम लोग यूज करते हैं, जैसे इस केस में AAA, एंड जस्ट टू डिफरेंशिएट इट वी हैव जस्ट डेजिग्नेटेड A1, A2 एंड A3. So in isometric system there are 3 crystallographic axes, A1, A2 and A3. They are all equal in length and they are mutually perpendicular. Okay? तो अब इसमें थोड़ा सा इसका जो साइन है ना, ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का अलग अलग टिप के जो साइन हैं, ये भी एक कन्वेंशन है. तो सबसे पहला तो इसमें समझ लें हम लोग कि ओरिएंटेशन कैसे होता है, हाउ इज द ओरिएंटेशन. तो A1 एक्सिस और A2 एक्सिस विच आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों हॉरिजॉन्टल होगा, एंड वन एक्सिस A1 एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्वर. तो जो एक्सिस ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड A1 एक्सिस. दूसरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि ऑब्जर्वर के पैरेलल है, दे आर नोन एज A2 एक्सिस, एंड द थर्ड एक्सिस इज लाइक दिस. So this is A3 एक्सिस. तो ऑब्जर्वर की तरफ का जो एंड है, सपोज आई एम द ऑब्जर्वर, तो ये जो एक्सिस है A1 एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव फॉर मी, और राइट हैंड साइड है जो ऑब्जर्वर का A2 एक्सिस के, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड द टॉप एंड ऑफ A3 एक्सिस इज पॉजिटिव, द रिमेनिंग एंड्स आर नेगेटिव. So this is all about isometric system. Now come to tetragonal system. So in tetragonal system, this is not A3, it is called C. So in tetragonal system, there are also 3 crystallographic axes, 2 of which are of equal length. जो horizontal वाले 2 axes हैं वो बराबर होते हैं. ओके, A1 और A2 ये दोनों बराबर होते हैं. तो चूंकि बराबर है इसीलिए लेटर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और जो थर्ड एक्सिस है ये अलग लेंथ का होगा, अनइक्वल इन लेंथ. इट मे आइदर बी लॉन्गर और शॉर्टर. ओके, तो यही है इसका पोजीशन. A1 is to A2 but not equal to C, but they are mutually perpendicular, similar to that of isometric system. तो ये हुआ, और जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है बिल्कुल वही तरीका इसमें भी है. फ्रंट एंड यानी कि जो ऑब्जर्वर की तरफ का जो एंड है A1 का, दैट इज पॉजिटिव. राइट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जर्वर ये पॉजिटिव, और टॉप एंड ऑफ द C इज पॉजिटिव, रेस्ट एंड्स आर नेगेटिव. थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम. सो इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दे आर अनइक्वल इन लेंथ. तो जब अनइक्वल होगा तो लेटर्स अलग अलग होगा. सो इट इज डेजिग्नेटेड एज A, B एंड C. सो दिस इज A एक्सिस, दिस इज B एक्सिस एंड दिस इज C एक्सिस. ओके, तो A, B, C इसको यहीं तक रखो. दिस इज A एक्सिस, दिस इज B एंड दिस इज C. all the 3 axes are unequal in length. ओके, लेकिन इसमें क्या है कि किसी भी एक एक्सिस को वी कैन कंसीडर C, दैट इज वर्टिकल. नाउ द कन्वेंशन इज कि जो लॉन्गर एक्सिस होगा, तीनों अलग अलग लेंथ का है, तो जो लॉन्गर एक्सिस होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ऑब्जर्वर. सो B इज ऑलवेज लॉन्गर देन A1. B is always longer than A.
ABC कहते हैं ना. So this is A, this is B and this is C. So A is longer. A is always longer. Longer. And this one is shorter. And this longer axis is known as macro axis. Macro axis. And this one is called, shorter axis is called brachyaxis. Brachyaxis. तो ठीक है, ऑर्थोनॉमिक में समझ गए आप. देयर आर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑल ऑफ अनइक्वल लेंथ नोन एज ए, बी एंड सी. सी कोई भी डायरेक्शन को आप ले लीजिए, किसी भी एक एक्सिस को कैन बी टेकन एज सी. तो बाकी जो दो एक्सिस बचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो बी का लेंथ हमेशा बड़ा होगा और ए का लेंथ छोटा होगा. बी इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो एक्सिस एंड बी इज कॉल्ड ब्रैकियाक्सिस. और इसमें भी तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. ओके, सो दिस इज 3 systems: isometric, tetragonal and orthorhombic systems. Now come to hexagonal system. So in hexagonal system there are 4 crystallographic axes and this is the only system in which there are 4 crystallographic axes. तो इसमें जो 4 crystallographic axis है, इसमें 3 axis तो horizontal होते हैं and they are equal in length और उसको कहते हैं A1, A2, A3. जैसे देखें हम लोग, ये देखिए ये तीनों बराबर लेंथ का है, तो पोजीशन ऐसे होगा लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. कैन यू सी? लाइक दिस. तो ये जो 3 है A1, A2, A3, दे आर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिंस दे आर ऑल इक्वल सो दे आर डेजिग्नेटेड एज A1, A2 एंड A3 and they intersect each other at 60 degree angle. 60 degree angle. So all these angle between A1, A3, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, सब 60 होगा. Sorry, sorry. A2, A3, this is 60. This is 60 degree. A3, हाँ ये ठीक है, ये भी है, ये 60 होगा. तो हर एंगल, ये भी 60 होगा, दिस वन. ये तो ठीक है, इसके बीच में था 60, दिस इज 60. तो 6 एंगल जो बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री एंगल. और जो C है अगेन, जो ABC प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर AB जो है तो परपेंडिकुलर होगा और वर्टिकल होगा, लेंथ ऑफ विच मे आइदर बी शॉर्टर और लॉन्गर. तो दिस इज ऑल अबाउट हेक्सागोनल सिस्टम. हेक्सागोनल सिस्टम के 2 डिवीजन्स होते हैं. इसी में सिर्फ डिवीजन है और बाकी में किसी में डिवीजन नहीं है. दे आर फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस. ओनली दिस हेक्सागोनल सिस्टम, इसमें जो है सो एक है हेक्सागोनल डिवीजन एंड सेकंड वन इज रोम्बोहेड्रल डिवीजन. लेकिन दोनों ही डिविजन्स में ओनली, मतलब ये जो है सेम है. दिस इज हेक्सागोनल सिस्टम इन जनरल. तो इसमें इसका 2 डिवीजन हो गया. ओके, नाउ कम टू मोनोक्लिनिक सिस्टम. तो एज द नेम इम्प्लाइज मोनोक्लिनिक. तो क्लिनिक का मतलब इट इज रिलेटेड टू सम इंक्लिनेशन. सो इट इज मोनोक्लिनिक मीन्स वन एक्सिस इज इंक्लाइंड, ऑब्लिक. Okay, so that is why it is called monoclinic, and it is ABC. ABC definitely implies that all the 3 axes are unequal in length. So you see, A not equal to B, not equal to C, और जो vertical वाला है that is called C. ये horizontal axis parallel to the observer, it is B. So this is BC plane. This is BC plane and this angle is how much? This is 90 degree. So angle between B and C, it is 90 degree. Okay, and A is inclined at BC plane.
A is inclined at BC plane. तो A जो है, A एक्सिस इंक्लाइंड होगा ऑब्जर्वर की तरफ, है ना। हमेशा जो इंक्लिनेशन है ये ऑब्जर्वर की तरफ, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं तो A विल बी इंक्लाइंड लाइक दिस। अगर सामने कोई ऑब्जर्वर है तो क्रिस्टल मस्ट बी ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट A must be inclined towards him. So this is monoclinic system. Now come to triclinic system. तो triclinic इसका मतलब है कि तीनों ही एक्सिस इसके ऑब्लिक हैं. They are not at all right angle. कोई भी एक्सिस एक दूसरे पर राइट एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है. So this is triclinic system. इसमें भी तीन एक्सिस है, A, B, C, but natural they are all of unequal length, and this is C. B is just inclined like this, oblique, not 90. और ये जो एंगल है, you can see, ये जो एंगल है C और B के बीच का जो एंगल है, C and B के बीच का जो एंगल है, that is designated by अल्फा. इसके बाद A और B के बीच का जो एंगल है, that is gamma, and angle between C and A, that is called beta. तो अल्फा बीटा गामा से इसको हम डिनोट करते हैं, और किसी भी अल्फा बीटा गामा में से किसी का भी वैल्यू इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज सिक्स्थ सिस्टम, एंड दीज सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस. सो ऑल टुगेदर देयर आर 32 classes in the whole systems. So today this was fundamental class. So thank you students. My next video will be on different issues of crystallography. Thank you very much.